22 जो जातियां हैं उसमें 18 ऐसी जातियां हैं जिनका परसेंटेज 5 से 18% ही है शिक्षा का। ये लोग बाबा साहब को भी बेच रहे हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि आरक्षण वैसाखी नहीं है, सहारा है। आपको सहारा दिया जाता है कि आप आगे बढ़ जाइए, ये नहीं कि जिंदगी भर उसे टांगे रखिए। नहीं, मुझे लंगड़ा होने में ज़्यादा फायदा है। 18 जो जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना है? 5%। 18 जातियों का 5%। 5%। और राजनीतिक में तो कहीं कहीं शून्य है। आप जो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। कौन लोग बेवकूफ़ बना रहा है? जितने भी बंद करने वाले लोग हैं बहस पर क्यों नहीं आते हैं? मैं इस बंद के खिलाफ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया या जो सुझाव दिया, मुझे ये लोग बहस करें। अगर इनमें दम है तो ये लोग बहस करें को क्या गलत कहा है। न्याय की बात तो करनी होगी। जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, दलित और आदिवासी में क्रीमी लेयर यानी कोटे में कोटे की बात कही गई है, उसके बाद बिहार ही नहीं पूरे देश में बवाल मच गया है। और 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है दलित संगठनों द्वारा, चाहे वो भीम आर्मी हो, बीएसपी हो, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो, या फिर और भी पार्टी हैं, दलित समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। पहले तो जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का समर्थन किया, पर अब गोलमोल बात कर करके उन्होंने भारत बंद का ऐलान का समर्थन कर दिया है। और तमाम सारी बातें हो तो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं, जो राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, नागरिक राजनीतिक मोर्चा उनसे संबंध रखते हैं और लगातार सामाजिक मुद्दे पे प्रखर होकर के बोलते रहते हैं। भास्कर जी, आपकी क्या राय है? दलित समाज में जो कोटे में कोटे का प्रावधान लाया गया, आप कल सड़क पर उतरिएगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, न्याय की बात तो करनी होगी। बात ये नहीं है कि आप कल उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। सबसे पहले मैं अपना स्पष्ट कर देता हूं, चूंकि सवाल है। मैं इस बंद के खिलाफ हूं। अच्छा। क्योंकि ये न्याय की बात नहीं कर रही है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया या जो सुझाव दिया, मुझे ये लोग बहस करें। अगर इनमें दम है तो ये लोग बहस करें को क्या गलत कहा है। क्या एक वीरेंद्र भास्कर का बेटा, पहले वीरेंद्र भास्कर ने आरक्षण लिया, फिर उनका बेटा का भी सुनिश्चित कर दिया। अगर मेरे बेटे के जगह पे आपके बेटे को आरक्षण मिले तो इसमें गलत कहाँ है? लोग कह रहे हैं कि आरक्षण लूट रहा है, लोग कह रहे हैं समाज टूट रहा है। मतलब मेरे ही बेटे को अगर आरक्षण मिले तो आरक्षण बच गया। ये सवाल है। आप जो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। कौन लोग बेवकूफ़ बना रहा है? जितने भी बंद करने वाले लोग हैं बहस पर क्यों नहीं आते हैं? मुझे ये बताइए कि वंचित समाज जो है, जिसको आज तक राजनीतिक तौर पे हाशिए पे रखा गया है, शिक्षा के तौर पे हाशिए पे आज भी हैं, वो वंचना का शिकार हैं, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं। क्या एक भारतीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते ये किसका कर्तव्य है कि हम इन जनता के बारे में सोचें? पाकिस्तान का लोग सोचेगा, अमेरिका का लोग सोचेगा कि यहाँ का दलित, यहाँ का मुसहर, यहाँ का डोम, यहाँ का हलखोर कैसे विकसित करेगा, और इंडिया का लोग सिर्फ मलाई मारेंगे। हमको अधिकार मिल गया तो मेरे बच्चे को भी मिले। ये लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई का अगर मैं समर्थन करता हूँ तो मैं अन्याय के साथ खड़ा हूँ। दलितों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दलित समाज को तोड़ करके सामंतवादी लोग राज करना चाहते हैं। तो आप तोड़ने की बात, 22 जातियाँ, बिहार की अगर मैं बात करूँ 22 जातियाँ हैं। 4 जातियाँ मान लीजिए पासवान है, रविदास हैं, रजक हैं, और मान ले पासी हैं। इनका आप शिक्षा का स्तर देख लीजिए, 35 से 45% है। दूसरी बात, नौकरी में 95% है। कितने हैं? 95%। 95। 4 जातियों का। 4 जातियों का। नहीं तो लिख लीजिए, आप कोट कर लीजिए। 18 जो जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना है? 5%। 18 जातियों का 5%। 5%। और राजनीतिक में तो कहीं कहीं शून्य है। मेरा ये कहना है कि क्या वो भारत के नागरिक के नाते उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और अगर आज जो है इस वर्गीकरण की बात, देखिए, क्रीमी लेयर अलग कंसेप्ट है और वर्गीकरण, उपवर्गीकरण अलग कंसेप्ट है। उपवर्गीकरण का मतलब होता है कि जिन व्यक्तियों को किसी कारणवश
हिस्सेदारी नहीं मिले हैं उन्हें अलग करके, जैसे आप जब इतना ही आपको दर्द हो रहा था तो 65% आरक्षण मिला था, तो वहाँ तो अति पिछड़ा और पिछड़ा किया गया था। तो ये भी तो वर्गीकरण है। आप क्यों नहीं बवाल कर दिए, क्यों नहीं आप सड़कों पे आए? ये सच्चाई है। अति पिछड़ों का जो हिस्सा है पिछड़े खा रहे थे, ये सच्चाई है। तो अति पिछड़ा किया गया तो सब लोगों ने अच्छा कहा। आज जो मान लीजिए दलितों में अगर ये किया जा रहा है, दलितों पर ही बात कीजिए, चूँकि एसटी का मुझे भी कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, बहुत ज़्यादा आंकड़े भी हैं। तो आप जब दलित की बात करते हैं तो ये 4 जातियाँ तो तय है कि सारी हिस्सेदारी ले रही हैं। अगर मैं इन हिस्सेदारियों के अपने ही दलित, अगर मेरा समाज है, हम कहते हैं हम बहुजन विचारक हैं, हम जो हम सब भाई दलित हैं, आप दलित भाई भी कहते हैं और उसका हिस्से की रोटी भी खाना चाह रहे हैं, तो कौन नहीं दे रहा है हिस्सा? भैया जो लोग मलाईदार तबका है, मान ले जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया, अब उनके बेटे ले रहे। आप देखिएगा जातीय, कभी भी जाइएगा जातीय मीटिंग होती है तो एक उठेगा कि मैं चीफ इंजीनियर से रिटायर किया हूँ, मेरी बेटी जो है रसिया में काम करती है, मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मेरा दामाद इंजीनियर है। ये है आरक्षण का मतलब। सवाल ये है, बाबा साहब ने भी कहा था कि आरक्षण वैसाखी नहीं है, सहारा है। आपको सहारा दिया जाता है कि आप आगे बढ़ जाइए, ये नहीं कि ज़िंदगी भर उसे टांगे रखिए। नहीं, मुझे लंगड़ा होने में ज़्यादा फायदा है। आप लंगड़े क्यों बन रहे हैं? आपको वैसाखी जब आपको सहारा मिल गया, आप आगे बढ़ गए, तो आप इसे दूसरे को थमाइए। ये विकास की गति कहती है। दूसरी बात कि जो लोग बाबा साहब के नाम पे आज जो कह रहे हैं कि आरक्षण खतरे में, बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बाबा साहब के संविधान में ऐसा नहीं है, ये लोग बाबा साहब को भी बेच रहे हैं। इनकी तस्वीर को ये कर रहे हैं, इनके लकीर पर नहीं, तस्वीर को बेचकर जो बाबा साहब की लकीर पे कोई नहीं चल रहा। इसका जवाब कौन देगा? ये संविधान बचाने वाले लोग भारत के संविधान को कलेजा में लेके घूमते हैं, क्योंकि इनको फ़ायदा मिल रहा है। जिनको नहीं फ़ायदा मिल गया उनकी आवाज़ कौन बनेगा? आज सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक न्यूट्रल एजेंसी है। भले आप आज उसको जातिवाद में बांट दीजिए कि ज़्यादातर उसके जज ब्राह्मण है, स्वर्ण है, ये सब आप कह के कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। आप बताइए कि सरकार गलत करती है, कानून व्यवस्था गलत करती है, तो हम तो कोर्ट में ही जाते हैं, और कोर्ट ने ही फैसला दिया है और अपनी राय दी है। आज बहस करें ही, बहस करने के लिए कोई नहीं आ रहा। सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके तोप दे रहे हैं, समीक्षा होनी चाहिए। अरे समीक्षा का, जातीय जनगणना हो गई है बिहार में, उसमें तो स्पष्ट हो गया कि किसके क्या। मालूम है 22 जो जातियाँ है उसमें 18 ऐसी जातियाँ हैं जिनका परसेंटेज 5 से 18% ही है शिक्षा का। अभी शिक्षा से महरूम है, नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए। आप क्या उस समाज की कल्पना करेंगे जिसके यहाँ एक ग्रेजुएट भी नहीं होगा? आप उसको मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? उस वंचित समाज को स्पेशल पैकेज तो देना ही पड़ेगा ना। स्पेशल पैकेज का मतलब होता है सब कैटेगरीज बनाना, उपवर्ग बनाना, कि ठीक है भाई इन लोगों तक आप कैसे करते हैं? आप खेती करते हैं तो क्यारी बनाते हैं ना। आप तो ऐसा नहीं करते कि नहीं जाएगा, पानी बहेगा, जिसको जितना लेना होगा वो ले लेगा। ऐसा नहीं करते। आप क्यारी बनाते हैं और ये देखते हैं कि किस क्यारी में पानी नहीं जा रहा है। एक अच्छा किसान है तो अगर हम देश के बारे में सोचते हैं, समाज के अगर चिंतक है, तो समाज के हर एक कोने में विकास पहुंच रहा है कि नहीं, इस किसान की तरह आपको सोचना होगा। तभी आप सही मायने में देश के नेता हो सकते हैं, समाज के नेता हो सकते हैं। नहीं तो आप स्वार्थ के नेता हैं। स्वार्थपन, चूँकि आपको इससे चंदा मिलने की बात है, आपके राजनीतिक वर्चस्व की बात है, आपके राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक वर्चस्व की बात है, इसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं भारत बंद में। आप समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यानी कि कल आप भारत बंद का समर्थन नहीं करते? नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय की बात कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मुझसे कोई अब मेरे साथ कोई मारपीट करे, आके मेरा कुर्ता फाड़ दे, इससे मैं गलत हो जाऊँगा। पर एक सवाल ये भी है ना भास्कर जी कि आरक्षण जो पैमाना है, आरक्षण जो दिया गया था, हमें जाति के आधार पर दिया गया था, और आरक्षण कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। EWS आरक्षण भी जो दिया गया था गैर संवैधानिक था। अरे सर, आप सारे चीज़ों को ही पलट दे रहे हैं। यही बेवकूफ़ी और नेता भी कर रहे हैं और आप भी इस तरह से बात करें। जब अनुसूचित जाति आयोग बना था,
क्राइटेरिया क्या बना था, पैरामीटर क्या बना था कि जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उनको स्पेशल माने विशेष रियायत देके आरक्षण के बदौलत उनको मुख्य धारा से जोड़ना। गरीबी उन्मूलन का कहाँ बात है, हिस्सेदारी की बात है। तो आप बताइए डोम का हमको बताइए, एक एमपी बताइए, अभी तक तो कोई नहीं है। एक विधायक बताइए, अभी तक बिहार में कोई नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्या डोम इस देश का नागरिक नहीं है? है, बिल्कुल है। अच्छा, वैसे तो कहा जाए तो बहुत सारी जातियाँ 17-18 जातियों में कोई एमएलए एमपी है ही नहीं बिहार में। होगा भी तो लेस उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ संसद में भी एंग्लो इंडियन के लिए 2 जगह है जी, एंग्लो इंडियन के लिए 2 जगह है, और हमारे ही समाज के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसको क्या कहिएगा भैया? कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है, संविधान भी कंप्लीट नहीं है, उसमें और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। आप पकड़ के बैठ गए हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था। बाबा साहब यही कहते हैं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप आरक्षण लेते जाइए। बाबा साहब ने सामाजिक हिस्सेदारी की बात की थी और हिस्सेदारी आपको मिल रहा है तो उससे आगे बढ़िए ना। जो आप बढ़ गए हैं अब आप जनरल कैटेगरी में कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आपका नीचे वाला भाई, अब आपका आरक्षण छीन के जनरल को तो नहीं जा रहा है। मान लीजिए आप मेरा आरक्षण छीन लेते हैं तो मेरे ही समाज के किसी भाई को मिल रहा है, ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं ये? अब बताइए, बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो गया। और हमारे ही समाज में है हरकेश्वर राम जी हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने ऐसे, बाबा साहब ने यही सब बोलते रहते रहे कि आप लोग 7 पीढ़ी या 10 पीढ़ी तक ले जाए। और अब मूर्खता की हद तो तब हो गई जब एक राष्ट्रीय नेता, नाम ले लेता हूँ, चिराग पासवान, वो तर्क क्या देते हैं? तर्क तो माथा पीटने वाला तर्क देते हैं। बता दीजिए, तर्क देखिए। तर्क दे रहे हैं कि हमारे साथ जो असमानता होती है, हमारे साथ जो छुआछूत होता है। अरे भाई मेरे, दुसाध को आरक्षण से बाहर करोगे क्या? अछूत का कहीं बना दिया आपने क्राइटेरिया, पैरामीटर बना दे। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि दुसाधों को ही बाहर कर देंगे आरक्षण से। हाँ, ये दुसाध के दुश्मन है। वो तो बोलिए, पूछिए कैसे? कैसे बता दीजिए। आप समझिए कि अगर आपने अछूत का पैरामीटर बनाया तो 3 जातियां एकदम आरक्षण से बाहर हो जाएंगी बिहार में। कौन कौन सी? पहला पासी, जो हाथ लगा के भी ताड़ी पिलाता है और सभी जातियां पीते हैं, तो वो अछूत कैसे हो गया? दूसरी जाति है रजक, जिसका कपड़ा आयरन धोया हुआ पहन के आप पूजा करने जाते हैं, बड़े बड़े समारोहों में जाते हैं, तो वो अछूत कैसे हो गया? और तीसरा है दुसाध, जो कि हमेशा राजाओं और जमींदारों के अंदर में सुरक्षा प्रहरी के रूप में रहा, तो वो अछूत कैसे हो गया? अछूत तो डोम, हलखोर, मांझी ये लोग हैं। तो अगर अछूत का बात बनाते तो सबसे पहले ये 3 जातियों को बाहर कर दीजिए। ये अछूत कभी नहीं रहे हैं। और आप बोलिएगा कि अनुसूचित जाति, फिर मैं बता देता हूँ अनुसूचित जाति। बाबा साहब ने 1932 में पूना पैक्ट में अनटचेबल के लिए बात किया था, अछूतों के लिए, अछूतों की बात हुई थी। तो अछूतों के नाम पे आरक्षण लिया गया था। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे संविधान ने घोषणा की कि हम अछूतापन और छुआछूत को निर्मूल करते हैं, उन्मूलन करते हैं। जब घोषणा हुई तो खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गया। अब रही बात कि छुआछूत खत्म हो गया तो ये जातियों का कैसे लिस्टिंग किया जाए? तो वही 3 आधार बना, आयोग बना, अनुसूचित जाति आयोग बना, जिसने तय किया कि राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन जातियों को ही लिस्टेड करके विकास की गति में इनको भागीदार बनाया जाए। अब मैं कितना समझाऊं, ये बाबा साहब की बातों को इतना घुमा फिरा के कर रहे हैं। हमारी भोली भाली जनता को जिनके पक्ष में ये आया है उन्हीं को ऐसे उल्टा पुल्टा पढ़ा के उनके खिलाफ कर रहे हैं। मैंने हमारे ही भाई से हमारा मर्डर कराने के चक्कर में, मेरा ये कहना है, मान लीजिए मैं उस प्रिविलेज सोसाइटी से हूँ सर, मैं बात कहता हूँ, मेरे पिताजी फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर थे, मैं आरक्षण का लाभ नहीं लिया, मैं नहीं लेता हूँ। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि मुझे क्यों मिलना चाहिए। अब आपको उदाहरण बता देता हूँ, मेरा ही गोतिया है बगल में, वो आज भी मेरा नाती पोता मजदूरी करने जाता है। क्यों जाता है? क्या वो हमसे मेरिट में कम था? मेरे पिताजी मेरे दादा चूँकि चले गए टाटा चले गए, कमाने लगे, मेरे पिताजी ऑफिसर बन गए, और ऑफिसर बन गए तो हम लोग
PhD और LLB ना जाने क्या क्या डिग्रियां कर ली, और आज हम पटना में आके आपको इंटरव्यू दे रहे थे। अगर हमारी वहाँ आरक्षण का लाभ हमारे पिताजी या और लोगों ने नहीं लिया होता तो मैं भी मजदूरी कर रहा होता। बिल्कुल। और आप मुझे उस गोतिया से कल्पना करेंगे कि आप कंपटीशन करो, तो ये तो बड़ी बेहूदी बात हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप है। न्याय की बात करनी होगी। चलिए, तो न्याय की बात करने होगी। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, जो कि नागरिक राजनीतिक मोर्चा के मेंबर हैं और उस राजनीतिक पार्टी को देख रेख कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो 21 तारीख का अभी ये मोर्चा ही है। अच्छा। और ये मोर्चा ये तय कर रही है कि जातिगत भावनाओं से ऊपर करके नागरिक चेतना का विकास किया जाए, कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, ना कि दुसाध चमार डोम हलखोर भूमियार राजपूत बाभन पंडित हैं। इस चेतना से जब तक आप ऊपर नहीं उठिएगा, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। चाहे वो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करे, वो भी खोखली बात है। आप सबसे पहले नागरिक होइएगा, और एक नागरिक दूसरे नागरिक के भले के लिए सोचता है, तभी वो देश राष्ट्र बनता है। चलिए, तो आपको न्याय की बात करनी ही होगी। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर से बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।